सभी लोग आ जाएंगे। 6:30 पे क्लास स्टार्ट होगा। रेडी रहेंगे, आज किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे लिंक। क्लास जो है 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग का आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा होगा तो आप बोल देंगे ओके। अगर वॉइस में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बता देंगे कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। ओके। वैसे कोशिश सब कुछ ठीक से किया गया है कि सब कुछ आज ठीक हो जाए और क्लास प्रॉपर चलेगा। और आप लोग ध्यान रखेंगे, आज जो है 3 क्लास चलेगा। जितने भी टेट वाले स्टूडेंट हैं सबको ये लिंक को सेंड कर देंगे। जितने भी टेट वाले स्टूडेंट हैं उन सबको लिंक सेंड कर दे कृपया करके, ताकि सभी लोग जुड़ जाए। सभी लोग लाइन पे आ जाओ, 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग ओके लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का पहला पार्ट रहेगा वर्णमाला। और आपको बता देता हूं मैं कि यह जो है पहला तो टेट एग्जाम जितने लोग भी दिला रहे हो उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेट वाले स्टूडेंट जितने भी हैं ध्यान रखेंगे, ये जो हिंदी है टेट के एग्जाम में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यदि आप सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी नोटिफिकेशन इसका कुछ ही समय में देखने को हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो अभी हमारा जो है ये 3 चीज को टारगेट कर रहे हैं। पहला जो है टेट एग्जाम, जितने लोग टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका छूट गया है वर्णमाला, वो आज के क्लास में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ सहायक शिक्षक वाले जो भी ज्वाइन हुए हैं और शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, वो सारा का सारा आज का क्लास को अटेंड जरूर करोगे। ठीक है, आज का क्लास जो है बढ़िया होने वाला है। और आज बेसिक है, बेसिक क्लास है। आज हम बेसिक चीजों को देखेंगे। इसमें खासतौर पे हम लोग जो है वर्णमाला को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए, अब मैं भी दिखाई देने वाला हूं और आप लोग भी कमेंट कर करके बताते रहेंगे बीच बीच में। कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप सभी लोग मुझे बता देंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है वर्णमाला। ठीक है, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णमाला। लेकिन मैं आपको वर्णमाला को पढ़ाने से पहले एक चीज बताऊंगा, वो है भाषा बोध। ध्यान रखेंगे, भाषा बोध। अगर किसी को क्वालिटी अगर ठीक नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग अपने जो यूट्यूब चैनल के जो क्वालिटी है उसको आप लोग क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा बोध। ठीक, तो मैं आपको बता दूं भाषा बोध के बारे से कि भाषा बोध में क्या होता है। तो भाषा, भाषा आप समझिएगा, भाषा मतलब जो हम बातें कर रहे हैं वो भाषा कहलाता है। अब बोध का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, बोध का मतलब यहाँ पे होता है ज्ञान। तो हम पढ़ेंगे आज भाषा बोध के बारे से। इसी के बाद हम लोग देखेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं भाषा बोध से। तो यहीं से आप ध्यान रखेंगे, आप बीच बीच में चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो भाषा बोध क्या होता है। तो भाषा के संबंध में जो सामान्य ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ठीक ना, क्या बोल रहा हूं मैं, भाषा के संबंध में जो हम लोग सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं भाषा बोध। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रहा होगा तो आप ओके लिख देंगे, और कोई दिक्कत होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो अब सब दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। ठीक, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। तो क्या बोल रहा हूं मैं, भाषा के संबंध में जो सामान्य ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं उसे ही हम बोलते हैं भाषा बोध। ठीक है, अब देखिए, भाषा के विभिन्न अंग होते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये तो काफी डीप है भाषा बोध, लेकिन जो आज के क्लास के हिसाब से है मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक, तो भाषा का जो है ना विभिन्न रूप है, ध्यान रखेंगे, भाषा के विभिन्न अंग है। तो कौन कौन से है विभिन्न अंग, अब देखेंगे। पहला होता है वर्ण, ठीक है, दूसरा जो होता है ध्वनि, तीसरा जो होता है शब्द, चौथा होता है वाक्य, पांचवा होगा लिपि। तो भाषा को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन इनमें से एक है अंग की यदि मैं बात करता हूं। देखिए, हम जब भी कोई भाषा की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य और लिपि। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रख के चलते हैं। वर्ण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले मैं ये 2 चीज को बताता हूं, वर्ण और ध्वनि क्या है। ठीक, वर्ण और ध्वनि क्या है, तो आपको बता दूं क्या है वर्ण।
और ध्वनि। सबसे पहले होता है ध्वनि। तो ध्वनि को हम लोग बोलते हैं मौखिक भाषा का न्यूनतम इकाई। ठीक है, यह हम लोग बोलते हैं ये एक प्रकार का क्या है, मौखिक भाषा है। और वर्ण क्या है, एक प्रकार का लिखित भाषा। तो जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि हो गया, और जब मैं लिख रहा हूं ना तो ये हो जाता है वर्ण। तो ध्यान रखेंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मौखिक भाषा में ध्वनि आ जाएगा और लिखित भाषा में आ जाता है वर्ण। ठीक, अब वर्ण की बात करते हैं। तो वर्ण में जैसे आ गया, बड़ा आ गया, ई आ गया, बड़ा ई आ गया, तो ये वर्ण हो गया। फिर क, ख, ग। ठीक, तो ये क्या कहला रहा है, वर्ण कहलाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हमको आगे ये देखना है कि भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। यदि हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा में हम ये देखेंगे भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है और हिंदी भाषा आया कहां से है। तो भाषा की उत्पत्ति में हम ये सब चीजों को देखने वाले हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, भाषा की उत्पत्ति में देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसमें हम देख रहे हैं। देखिए, यदि हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं आर्य भाषा, इसे आप याद रख लेंगे, आर्य भाषा। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्य भाषा को। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भाषा, और इसके बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक भाषा। ठीक, तो देखिए आर्य भाषा जो है 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो भाषा है उसे हम लोग बोलते हैं आर्य भाषा। यदि मध्यकालीन भाषा की बात करें तो ये जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से इसको हम लोग देखते हैं 1000 ईस्वी तक। अब इसमें हम लोग देखते हैं पाली भाषा और प्राकृत भाषा। तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और यदि हम लोग बात करें आधुनिक भाषा का, तो आधुनिक भाषा को हम खासतौर पे 1000 ईस्वी से देखते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो आर्य भाषा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आया क्या, आर्य भाषा। आर्य भाषा के बाद क्या आया, तो पाली भाषा आया। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है अपभ्रंश। ठीक है, और अपभ्रंश के बाद हम देखते हैं तो हिंदी भाषा का विकास होता है। तो ये क्रम को आप ध्यान में रख लेंगे, आर्य भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, और उसके बाद हम देख रहे हैं अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद है हिंदी भाषा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे से। देखिए, तो समझिएगा वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, क्या है वर्णमाला, तो आप इसको समझिए। वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम बोलेंगे वर्णमाला। व्यवस्थित भी होना चाहिए और क्रमबद्ध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग ग बोले, फिर का बोले, फिर अंगा बोल दिए, ठीक है, फिर पा बोले, फिर जा बोले, तो ये क्या है, व्यवस्थित क्रम नहीं है। तो इसको हम नहीं बोलेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में हम इसको नहीं रखेंगे। तो वर्णमाला में हम क्या रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। रश्मि सिंह, जगदीश प्रसाद, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछिए, यहाँ पे जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। और आपका कमेंट मैं देख भी रहा हूं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होता है, और भी लोग जुड़े हैं, कुल 8 लोग जुड़े हुए हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तब बने रहिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होता है, कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं वर्णमाला के बारे से। ठीक है, तो मैं क्या बोला, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है।
विचार मतलब जो भी उनके मन में जो भी उत्तेजना आ रही है उसको क्या करना पड़ता है, किसी के साथ व्यक्त करना पड़ता है। तो व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, व्यक्त करना का मतलब विनिमय करना। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विचार का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। यहाँ पे जो विनिमय है उसका मतलब होता है लेन देन, ठीक है। तो व्यक्ति को अपने विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। अब ये भाषा कई रूप होता है, देखिएगा भाषा के कई रूप हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, ठीक। उसके बाद गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू, फारसी, बंगाली, ये सारा का सारा भाषा होता है, ठीक है। अब व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करना है तो किसका उपयोग करेगा, भाषा का। और भाषा जो होता है ना, ये दो भाग में, मैं पहले भी बताया आपको, हम दो भाग में इसको बांट के पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, ओके, और दूसरा जो होता है लिखित भाषा होता है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा ये जो है भाषा के दो रूप है। और मैंने आपको बताया कि मौखिक भाषा क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूं, बोल के मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा मौखिक भाषा। और यदि मैं लिख के अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं तो ये कहा जाता है लिखित भाषा। और यदि हम मौखिक भाषा की बात करें तो इसका न्यूनतम इकाई क्या हो जाता है, ध्वनि। मौखिक भाषा के न्यूनतम इकाई में बात करते हैं तो ध्वनि, और इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाता है वर्ण। और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम बोलते हैं वर्णमाला, ठीक है। लक्ष्मी जायसवाल, राजेंद्र पटेल, बेबी भारती केवट, आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ओके लिख दे, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, और जितने लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हैं। देखिए, पाली शास्त्रीय भाषा नहीं है, पहली बात। पाली प्राचीन भाषा है। पाली का उपयोग जब बुद्ध काल की हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध की, तो वो समय जो है पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। पाली जो है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं लिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाली शास्त्रीय भाषा नहीं है। देखिए, अब हम आगे देखते हैं वर्णमाला के बारे से। तो मैं आपको बताया कि वर्णमाला जो है, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो समूह जो होता है क्रमबद्ध होना चाहिए, ओके। अब देखिए, क्रमबद्ध समूह का मतलब क्या हुआ। यदि मैं स्वर की बात करता हूं तो स्वर के बाद होता है आ, फिर ई, फिर उ, ऐसा क्रमबद्ध चलता है ना, तो इसे हम बोलते हैं वर्णमाला। फिर का, खा, गा, घ, अंगा, ऐसा, फिर च, छ, ज, झ, ये होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये चीजों को मैंने बता दिया है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से, और शब्दों का निर्माण जो है वर्णों से होता है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। हम वर्ण न्यूनतम इकाई है। यदि हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो लिखित भाषा का जो न्यूनतम इकाई होता है वर्ण होता है। वर्ण के बाद शब्द का बात होता है, शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है, वर्ण से शब्द का निर्माण होगा, और फिर शब्द से जो है वाक्य का निर्माण होता है। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब वर्ण क्या हो गया, जैसे मैं बोला क, ख या अ, बड़ा आ, ये वर्ण हो गया। अब वर्ण से क्या निर्माण होगा, शब्द, जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, शब्द है। और शब्द से किसका निर्माण होगा, वाक्य का। जैसे राम बाजार गया, ओके, राम बाजार गया है, तो ये वाक्य हो गया। तो कैसे हम देख रहे हैं, वर्ण से शब्द का निर्माण होता है और शब्द से जो है वाक्य का निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वर्णमाला क्या है, ठीक, ध्यान रखेंगे, बता ही दिया हूं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को ध्यान रखेंगे। ध्वनि मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा और वर्ण जो है लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए, अब आगे हम देखते हैं अगला। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वर्ण होता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, वर्ण। और ये एग्जाम में पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। लेकिन यदि हम अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर, ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाता है शब्द। कैसे बोलूं तो समझिएगा आप इसको। यदि मैं क लिखा तो आप ही बताइए, क्या क का कोई अर्थ निकलता है, तो क का कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन शब्द की बात करूं तो शब्द का अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे चलना, खाना
या राम, ठीक, गाना, तो ये सब का क्या है, अर्थ है। तो अर्थ है, यानी अर्थ के आधार पे यदि हम भाषा की न्यूनतम इकाई की बात करते हैं तो ये हो जाता है शब्द। लेकिन नॉर्मली यदि हम बात करते हैं तो इसका जो छोटी इकाई हो जाएगी, न्यूनतम इकाई हो जाएगी, वो है वर्ण। तो ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पे यदि बात करता है तो अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई हो जाएगा शब्द, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा चौथा जो पॉइंट है, हिंदी जो है विश्व के सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। और आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा प्रचलन में हमारा हिंदी भी है, ठीक है। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि आप यूएसए जाइए, ब्रिटेन जाइए, ठीक है, नेपाल जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं ना कहीं आपको हिंदी भाषी लोग देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। और ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक भाषा है ना, हिंदी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला स्लाइड हमारा क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला, ठीक है ना। अब वर्णमाला को कई भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है देख लीजिए आप। तो हिंदी वर्णमाला को स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और पांचवा जो होता है अयोग वा। तो इन सब चीजों को ध्यान रख लेंगे। हिंदी वर्णमाला के ये भाग हैं जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अयोग वा। और आपको बता देता हूं सबसे पहले, यदि हम वर्णमाला की कुल संख्या की बात करते हैं, वर्णमाला की यदि हम कुल संख्या की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 52। तो इस चीज को आप याद रख लेंगे, यही चलता भी है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यदि पूछता कि बोलिए वर्णमाला की कुल कितनी संख्या है, तो कुल संख्या जो है 52 संख्या। कौन कौन सी 52 संख्या है, तो इसको हम इस 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें स्वर आता है, व्यंजन आता है, संयुक्त व्यंजन आता है, उच्छिष्ट व्यंजन आता है और अयोग व वर्ण आता है, ठीक ना। अब क्या क्या है समझते हैं। देखिए, यदि हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर कितना है यहाँ पे, तो स्वर की कुल संख्या है 11। इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या है 11। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो स्वरों की कुल संख्या 11 होता है, मानक है। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप स्वरों की कुल संख्या को 11 ही दर्शाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, ओके। अब आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे व्यंजन की कुल संख्या जो है वो 33 होती है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे डिटेल्स में कि व्यंजन कौन कौन सी है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या हो जाएगा 4। उच्छिष्ट व्यंजन की बात करते हैं तो इसकी संख्या 2 है, और अयोग वा की कुल संख्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये सब बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो ये कुल 52 होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक ना। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी संख्या है, या हिंदी वर्णमाला की कुल कितनी संख्या है, ऐसा यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे कुल 52 संख्या है। और इन्हीं 52 संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अयोग व वर्ण, ठीक ना। समझ में आ रहा है तो प्लीज ओके लिख दे। बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कुल स्वरों की संख्या होगा 11, व्यंजन की कुल संख्या 33, और स्वर और व्यंजन को जोड़े तो 44 होता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 है, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या 2 है, अयोग व का कुल संख्या 2। तो ये सब चीज को ध्यान रखेंगे और इन सबको जोड़ते हैं तो 52 आता है यहाँ पे, यानी कि 52, ठीक ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद स्वर क्या होता है, स्वर तो स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन परतंत्र होता है, मतलब व्यंजन जो है स्वरों पे डिपेंड होता है। देखेंगे आगे कैसे, तो समझिए पहले स्वर के बारे से। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, श्वास मतलब जब हम सांस ले रहे हैं, मुख के कंठ
तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलता है। तो यहाँ पे बाधा के बिना स्वर यानी का इसका जो उच्चारण होता है, तो स्वर का जो हम लोग उच्चारण करते हैं ना, तो ये बाधा रहित होता है, ठीक ना। स्वर का उच्चारण जो है ये बाधा रहित होता है। और यदि हम व्यंजन की बात करते हैं, उच्चारण जो होता है बाधा सहित, यहाँ पे जो बाधा है उत्पन्न होता है। ओके ना, तो ध्यान रखेंगे, स्वर बाधा रहित होगा, व्यंजन बाधा सहित होगा। और व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर का सहायता लेना पड़ता है, ठीक ना। इन सब बातों को आप ध्यान में रख लेंगे। अब देखिए, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलता है, उसे हम बोलते हैं स्वर। स्वर को उच्चारण की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहेंगे, आप सब ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आपको ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा, आप चाहे तो पीडीएफ को भी लर्न कर सकते हैं। मैं जितना भी यहाँ पे हिंदी में बताऊंगा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और आगामी जो टेट के एग्जाम है, उन तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप व्यापम का तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मैं ये सेशन को या अपना जो नोट्स है उसको बनाकर लाया हूं, ठीक ना। तो किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के हिसाब से किसी का प्राथमिकता कम तो किसी का प्राथमिकता ज्यादा हो जाता है, तो वो मैं डील करूंगा। फिलहाल हमारा जो क्लास चल रहा है वो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता भर्ती और साथ ही साथ टेट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरा एग्जाम को नहीं दे पाएंगे, इसी में सारा एग्जाम को हम कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से यदि हम स्वर की बात कर रहे हैं तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो है 3 प्रकार का होता है, इसे आप याद रख लेंगे। कौन कौन सा है? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा जो होता है प्लुत। तो उच्चारण की दृष्टि से हम स्वर को 3 भाग में बांटेंगे। हर्ष स्वर क्या हो जाएगा? तो हर्ष स्वर ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ध्यान रखेंगे, ये जो उच्चारण काल की दृष्टि से है, इसका मतलब ये है समय। किस पे इंगित कर रहा है? ये समय को, काल यानी कि समय, तो ये समय को इंगित कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए, समय कम लग रहा है तो हर्ष स्वर, थोड़ा ज्यादा समय लग गया दीर्घ स्वर, और ज्यादा समय लग गया तो प्लुत। तो ध्यान रखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से हम लोग क्या किए हैं, स्वर को 3 भागों में बांटे हैं, ठीक ना। अब समझिए, हर्ष स्वर क्या होता है, पढ़ते हैं बारी बारी से। हर्ष स्वर क्या होता है? तो हर्ष स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, इसलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोलूं तो स्वर, हर्ष स्वर वे स्वर हैं जिसका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। तो उच्चारण के समय बहुत कम समय लग रहा है तो हम उसको बोल देते हैं ह्रस्व स्वर। ओके, अब कौन कौन सा है? तो छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि। तो ये जो 4 है, इनकी संख्या कुल 4 है, तो इन चारों को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ओके, ठीक ना। ध्यान रखेंगे, उच्चारण की दृष्टि से स्वर को 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हर्ष स्वर उच्चारण का सबसे कम समय लेता है। ये दीर्घ स्वर क्या होता है? देखिए, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, ये हर्ष स्वर से ज्यादा समय लेता है। जैसे यदि मैं बोल लू आ, तो देखिए कम समय लगा। यदि मैं बोलू आ, तो ज्यादा समय लगता है। यदि मैं बोलू आ, तो कम समय लगा। यदि मैं बोलू आ, तो ज्यादा समय लगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं नम, मैंने क्या उच्चारण किया यहाँ पे? नम। अब मैं उच्चारण कर रहा हूं नाम। तो देखिए कैसे, जब मैं नाम बोला तो अ की मात्रा जो है कुछ लंबा खिंचाया, और नम बोला तो यहाँ पे अ की मात्रा कम समय लिया। तो समय के आधार जो हम बोल रहे हैं, यह काल के आधार पे 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, अगर मैं नम बोलूं तो कम समय लगेगा, अगर मैं नाम बोलूं तो ज्यादा समय लगेगा। ध्यान में रखेंगे सब बातों को, ठीक ना। चलिए, तो दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगेगा। जैसे इसका उदाहरण है दीर्घ का, तो ये जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक ना। चलिए, अब दीर्घ स्वर में कौन कौन सा है? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से एक दीर्घ स्वर का उदाहरण है, तो क्या होगा, एक दीर्घ स्वर दे देगा और बाकी
हर्ष स्वर दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि दीर्घ स्वर क्या है और हर्ष स्वर क्या है। ठीक ना। अब अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, देखिए जब हम इन सब का उच्चारण करते हैं तो समय ज्यादा लग रहा है। ठीक ना। तो समय ज्यादा लग रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं दीर्घ स्वर। समय कम लगेगा तो हम बोलेंगे उच्चारण, समय कम लगेगा तो हम उसको बोलेंगे हर्ष स्वर। ओके ना, ध्यान रख लेंगे ये सब चीजों को। अब अगला बारी आता है प्लुत का। प्लुत का यदि हम संकेत की बात करें तो ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे यदि मैं संकेत का बात करता हूं तो ये इस प्रकार का संकेत, ठीक ना, ये संकेत है। जैसे ओम, ये तो ओम लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये संकेत है। यहाँ पे राम, तो राम, ये राम। देखिए एक मैं बोला नम, तो यहाँ पे हर्ष स्वर का उपयोग हुआ। एक मैं बोला नाम, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर का उपयोग हुआ। और यदि मैं इसी को बोलता हूं नाम, तो देखिए अब यहाँ पे प्लुत का उपयोग हुआ है। तो आप ऐसे समझेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, ये 3 प्रकार का स्वर होता है। ध्यान रखेंगे, हर्ष स्वर समय कम ले, दीर्घ स्वर समय ज्यादा ले और प्लुत और भी ज्यादा समय लेता है। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो प्रश्न कैसा आया है ये बताता हूं मैं, कि जो ब्लैंक स्वर है, ब्लैंक स्वर से 3 गुना समय लेता है। तो मैं बता दूं आपको, जो प्लुत है, ठीक ना, प्लुत जो है हर्ष स्वर से 3 गुना समय लेता है। ठीक ना, फिर से बोल रहा हूं मैं, प्लुत जो है हर्ष स्वर से 3 गुना समय अधिक लेता है उच्चारण करने में। तो जैसे आप नम बोलेंगे तो नाम बोलेंगे, तो समझ जाइए वहां पे प्लुत का उपयोग हुआ है। ठीक ना। तो देखिए फिर से बता दूं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले भाषा बोध के बारे से मैंने आपको बताया कि भाषा बोध क्या होता है। ठीक, उसके बाद मैं बताया कि भाषा जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा जो होता है लिखित भाषा। एक और भाषा होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन हम सांकेतिक भाषा को ध्यान में नहीं रखते हैं। फिलहाल हमारा 2 ही चीज है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। तो लिखित भाषा में जो हम लिख कर दे रहे हैं अपनी विचारों का अभिव्यक्ति, यदि हम लिखित रूप से करें तो लिखित भाषा, यदि हम विचारों की अभिव्यक्ति है बोलकर करें तो हो जाएगा मौखिक भाषा। ठीक ना, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो स्वर क्या होता है, तो बाधा रहित उच्चारण स्वर कहलाएगा। स्वर को समय की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। तो ये 3 को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पे, अब मुख द्वार खुलने के आधार पे का मतलब ये है, इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसका उच्चारण करेंगे। यदि आप इसका उच्चारण करते हैं तो चीजें और बेहतर समझ में आएगा। ठीक ना। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पे जो है 4 भाग में बांटा गया है, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। तो ये 4 भागों में बांटा गया। तो विवृत क्या है समझिए, क्या है विवृत? तो देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, इसमें क्या होता है, मुख द्वार जो है पूरा खुलता है। ठीक ना, मुख द्वार जो है पूरा खुलता है तो उसको हम बोलेंगे विवृत स्वर। ठीक, फिर से बता देता हूं, इससे पहले हमने पढ़ा समय के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। यदि हम समय और उच्चारण के आधार पे बात करते हैं तो 3 भागों में बटा है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ठीक ना। वाई विशाल कुमार, रश्मि सिंह, बेबी भारती केवट, राजेंद्र पटेल, श्रद्धा साहू। समझ में आ रहा है ना? किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं, लेकिन अभी कोशिश करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से संबंधित क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप क्लास के बाद भी यदि आप चाहे तो आप एक्स्ट्रा क्लास क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मुख द्वार के खुलने के आधार पे। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पे है विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। तो ध्यान रखेंगे, यदि मुंह पूरा खुल रहा है तो हम बोलेंगे विवृत। जैसे बोलिए जरा आ, यदि हम लोग आ बोल रहे हैं तो देखो हमारा मुंह जो है पूरी तरह से खुल रहा है। तो जब पूरी तरह से खुल रहा है तो हम उसे बोलेंगे विवृत स्वर।
अर्धविरित स्वर क्या होगा, ये पूरा ना खुल के ये आधा खुलता है, ठीक है। यहाँ पे जो मुख है क्या होता है, आधा खुलता है। तो जब मुख जो है आधा खुल रहा है तो हम बोलेंगे अर्ध विवृत। अब इसमें कौन कौन सा स्वर आ जाएगा, तो अ, ए, औ, और साथ ही साथ एक और स्वर है, इसे भी याद रख लेंगे, अंग, ठीक है। ये भी एक 4 होता है, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक। अब देखिए अर्धसंवृत क्या होता है, तो अर्धसंवृत, अब इसका उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है, यहाँ पे मुख जो है आधा बंद हो जाता है, ठीक है। जब हम ए उ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है आधा बंद हो जाता है, ठीक। और संवृत स्वर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगभग लगभग हमारा जो मुख है बंद हो जाता है। तो मुख द्वार के खोलने के आधार पे हम स्वर को 4 भाग में बांटे हैं, ठीक ना। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और संवृत स्वर। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक बार और समझिएगा। देखिए विवृत स्वर ऐसा स्वर जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, अ इसका उदाहरण है। अर्धविवृत आधा मुख खुलता है, जैसे अ, ए, ओ। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारा जो मुख जो है आधा खुल रहा है, ओके। अब यदि हम अर्धसंवृत की बात करते हैं तो अर्धसंवृत में हमारा मुख जो है आधा बंद होता है। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों का संबंध जो है मुख द्वार के खुलने से है, और इन दोनों के संबंध जो है मुख द्वार के बंद होने से है, ठीक है। चलिए अब अर्धसंवृत आधा मुख बंद होगा, और संवृत जो है लगभग लगभग हमारा मुख जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक ना। ई देखिए, आप बोलकर देखिए, उच्चारण कीजिए, ई उ। तो लग नहीं रहा क्या हमारा मुख जो है लगभग लगभग बंद है। और वही यदि हम बात करते हैं अर्धसंवृत का, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारा मुख जो है आधा बंद है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये 2 बातों को। मुख द्वार के खुलने के आधार पे हम स्वर को 4 भाग में बांटे हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा, मैं पीछे जो भी पढ़ाया उसको भी एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जिह्वा प्रयोग के आधार पर, यदि हम, जिह्वा मतलब होता है जीभ, ध्यान रखेंगे आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तत्सम तद्भव, वहां पे सब काम आएगा। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पे, यानी कि जीभ के प्रयोग के आधार पे, यदि हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पे बात करते हैं तो ये 3 भाग में बढ़ जाएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक ना। अग्र स्वर का मतलब क्या होगा, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा जीभ जो है ना आगे की ओर निकलता है, और मध्य स्वर में हमारा जीभ मध्य में आ जाएगा, और पश्च स्वर में हमारा मुंह जीभ जो है पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं हमारा जो जीभ है सामने आएगा, यहाँ पे हमारा जो जीभ है मध्य में आएगा, और यहाँ पे हमारा जो जीभ है वो पश्च में यानी कि पीछे आ जाता है। चलिए अब आप लोग भी उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, जैसे ई, ए, ऐ, ई, ए। तो जब हम लोग बोलते हैं तो देखिए, कोशिश कीजिए आप भी बोलिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए हिंदी कोई याद करने वाला, रटने वाला चीज नहीं है, बस व्यवहारिक चीजें हैं। हम बचपन से चीजों को, यही चीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्या है ना उसको प्रैक्टिकली कभी अनुभव नहीं किए हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली अनुभव करोगे ना तब आपको चीजें समझ में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अग्र स्वर ई, ए, ऐ। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा जीभ जो है सामने की ओर, आगे की ओर बढ़ा हुआ है, ठीक ना। अब मध्य स्वर की बात करते हैं तो अ जब बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है मध्य में आ जाता है, ओके। और पश्च स्वर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जीभ और पीछे हो जाता है, अ, उ, ओ। चलिए आप लोग भी उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं उच्चारण इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। समझने के लिए बैठे हैं, ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हिंदी पढ़ना ही ना पड़े, समझे। चलिए तो मुख द्वार के खोलने के आधार पे
चार भाग में बांटेंगे, विवृत, अर्ध विवृत, संवृत और अर्ध संवृत। और जीवा के प्रयोग के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक ना। ये एग्जाम में पूछा गया है। और बता देता हूं, आप सीजी व्यापम का एग्जाम देने वाले हैं, और सीजी व्यापम का जो ये ना बहुत ही फेवरेट है, बहुत फेवरेट टॉपिक होता है स्वर व्यंजन। वर्णमाला से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गारंटी देता हूं। आप चाहे टेट का एग्जाम दीजिए या चाहे शिक्षक भर्ती का एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन वर्णमाला से 100% आएगा, ठीक है ना। तो यही पूछता है कि बताइए इनमें से एक मध्य स्वर है। अब आपको पता होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे। और जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो वो तो पता ही हो गया, आप तो है कि नहीं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं एक बार, क्या है आगे, व्यंजन, ठीक ना। अब ये व्यंजन है। अब व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से बिल्कुल भी नहीं प्रयोग में लाया जा सकता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। मैं फिर से बता दूं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है। अब प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता है, जैसे बोलूं मैं का, तो का में स्वर है, कौन सा का स्वर है, तो अ का स्वर है। अगर मैं की बोलूं तो की में स्वर कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे जो होता है ई की मात्रा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा। तो व्यंजन जो है स्वर के सहायता से बोला जाता है। और यदि स्वर हटा दूं तो व्यंजन जो है हलंत युक्त हो जाता है। इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। यदि हम स्वर का बात ना करें तो हमारा जो व्यंजन जो है हलंत युक्त, ये जो आप देख रहे हैं ना, समझिएगा, इसको बोलते हैं हलंत। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, हलंत, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है, था में अ को जोड़े तो था बना, कि जो हमारा व्यंजन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। और टोटल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। इसमें से स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या हो जाएगा 4, और ऊष्म व्यंजन की संख्या हो जाएगा ये भी 4। अब इन सबको अपन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 33, ठीक। तो ध्यान रख लेंगे, व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक ना। चलिए मैं फिर से बता देता हूं व्यंजन के बारे से। तो व्यंजन जो है स्वर की प्रयोग या स्वर की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। कुल कितनी व्यंजन है, इसकी कुल संख्या 33 होगी। और कौन कौन सा है, 3 भागों में बटा हुआ है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक बार फिर से ओके लिख दीजिए, समझ में आ रहा, प्लीज ओके लिखकर बता दे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग बीच बीच में जी सर कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट एक्टिव है। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। अब समझिए स्पर्श व्यंजन, तो क्या है स्पर्श व्यंजन, मतलब उच्चारण को करते समय क्या होता है, हवा फेफड़े से निकलती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो जो हवा जो है फेफड़ा से निकलता है और विशेष स्थान पर क्या करता है, विशेष स्थान को स्पर्श करता है। तो विशेष स्थान को स्पर्श करता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्पर्श व्यंजन। ओके, कुल संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होगी, तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो है 25 है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें जो होगा क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये जो 25 है, ये जो 25 वर्ण है इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ओके, अब समझिएगा, इसको बोलते हैं क वर्ग, इसको बोलेंगे च वर्ग, इसको बोलेंगे ट वर्ग, इसको बोलेंगे त वर्ग और इसको बोलेंगे प वर्ग। तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इतने भागों में हम इसको बांटे हुए हैं। ठीक, पढ़ लेंगे। अब समझते हैं, यदि हम क का उच्चारण करते हैं यानी कि क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो समझिएगा
क वर्ग का उच्चारण करते समय, देखिए उच्चारण करते समय हमारा जो ध्वनि है वो कंठ को स्पर्श करता है। ठीक है, किसको स्पर्श करेगा? कंठ को स्पर्श करता है। ठीक है, इसीलिए तो बोला गया यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब है उच्चारण करते वक्त कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ, इसको क्या करेगा? वो स्पर्श करेगा। ठीक ना? तो क ख ग घ अंग यानी कि क वर्ग को हम लोग बोलते हैं, क वर्ग स्पर्श व्यंजन है और कंठ से स्पर्श होकर ये बाहर निकलता है। जैसे यदि हम बोलते हैं क, तो देखिए जब हम क बोल रहे हैं तो उच्चारण जब हम करते हैं तो कंठ से होकर ध्वनि बाहर निकलती है। ख ग, देखिए आप भी उच्चारण कीजिए, उच्चारण करेंगे तब आप समझ पाएंगे, उच्चारण नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, साइंस ही नहीं हिंदी में भी हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की आवश्यकता पड़ती है। बेहतर समझने के लिए हमें उसे अनुभव भी करना पड़ेगा। ठीक ना? तो क ख ग घ अंग, जब हम इन शब्दों को उच्चारण करते हैं तो हम क्या पाते हैं? कंठ से ध्वनि निकलती है। अब यदि हम च छ ज झ, तो च छ ज झ हम बोलते हैं ना, तो तालु से, ध्यान रखेंगे कहां से? तो तालु को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। यदि हम ट ठ ड ढ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मूर्धा। ठीक ना? ये हो जाएगा मूर्धा। और त थ द ध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दंत। और प फ ब भ की बात करें तो ये हो जाता है ओष्ठ। तो इन सब को ध्यान रखेंगे, स्पर्श व्यंजन जो है इन सब चीजों को स्पर्श करके बाहर निकलता है। ओके, आ रहा समझ में? चलिए फिर से एक बार बता दूं, तो स्पर्श व्यंजन जो है या तो कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दंड को या ओष्ठ को, इनमें से किसी एक को, ध्यान रखेंगे किसी एक को, सबको नहीं। आगे हम संयुक्त व्यंजन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एक वर्ण कैसे दो दो स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर आता है। तो यहाँ पे केवल एक विशेष स्थान को स्पर्श करेगा। ठीक है, विशेष स्थान को क्या कर रहा है? यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ठीक ना? अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग देखे हैं अंतस्थ व्यंजन और दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो इसको पहले समझते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या होता है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, दो चीज और छूट गया हमारा, और क्या क्या है तो ध्यान रखेंगे। एक है स्पर्श व्यंजन जो मैंने बताया, इसकी कुल संख्या 25 है। दूसरा जो होता है वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होगा? तो ये होता है य, र, ल और व। तो य, र, ल, व इसको हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। और अगला जो है ऊष्म व्यंजन। तो अब ऊष्म व्यंजन क्या होगा? तो ये होता है श, श, स और ह। अब समझिए, तो मैं व्यंजन के प्रकार बताया। तो व्यंजन की कुल संख्या 33, इसकी संख्या 25, इसकी संख्या 4 और इसकी भी संख्या 4 है। तो कुल संख्या यदि हम बात करें व्यंजन का तो कुल 33 होगा। स्पर्श व्यंजन के बारे से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता देता हूं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व। तो य, र, ल, व को हम लोग बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब समझिए, यदि हम लोग उच्चारण स्थान की बात करते हैं, ठीक ना, उच्चारण स्थान, तो यदि हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो यह का जो उच्चारण स्थान होता है वो है तालु। र, र देखिए, र बोलिए, मूर्धा। मूर्धा मतलब बोलते वक्त हमारा जो जीभ है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। जीभ जो है पीछे की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, बने रहेंगे आप सभी लोग। मैं कमेंट देख रहा हूं, कोई भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, आप बेझिझक क्वेश्चन कीजिए, जरूर आपको जवाब जरूर दूंगा। ओके ना? चलिए, तो उच्चारण स्थान तालु। तालु मतलब यदि दांत के जस्ट पीछे वाला भाग की बात करता हूं तो तालु कहलाता है। मूर्धा की बात करूं मैं तो तालु के जस्ट पीछे मूर्धा और मूर्धा के जस्ट पीछे हो जाता है हमारा कंठ। ठीक, ला, ला बोलकर देखिए आप, तो ला जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे दंत को स्पर्श करता है और वह बोलते हैं यहाँ पे
तो वह बोलते वक्त हमें जो है दंत यानी कि दांत प्लस ओष्ठ, तो दंत और ओष्ठ इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में उच्चारण स्थान पूछ सकता है, ये दोनों याद रखेंगे। तो अब देखिए ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे, मैं आपको फिर से पहले बता देता हूं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। देखिए यदि हम लोग अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग करते वक्त जब भी या र ल व बोलते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको उच्चारण करते वक्त ना या तो हमारे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, इन सब चीजों को टच करते हुए बाहर निकलता है ध्वनि, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते वक्त क्या होता है, ध्वनि जो है यानी कि जो हवा जो है, हवा की बात करता हूं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, हवा जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है। देखिए बोलकर देखिए, या बोलकर देखिए, तो जब भी हम या बोलते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमारा जो हवा है बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है, मतलब वायु जो है बाहर की वायु अंदर की ओर प्रवेश करता है। वैसे रा बोलकर देखिए, ला बोलकर देखिए, वा बोलकर देखिए, तो आप यही पाएंगे कि वायु जो है अंदर फेफड़े की ओर प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो ये होता है अंतस्थ व्यंजन, चार भाग में बांटे हैं, या, रा, ला, वा। अब इसका उच्चारण स्थान भी देख लेंगे, उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो या का उच्चारण स्थान तालु, र का मूर्धा, ल का दंत और व का दंत के साथ साथ ओष्ठ भी है, ओके। चलिए ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन क्या होगा, तो ऊष्म व्यंजन ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ध्यान रखेंगे, ऊष्मा यानी कि गर्म हवा का उत्सर्जन होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऊष्म व्यंजन को उच्चारण करते वक्त हम क्या पाते हैं, गर्म हवा का उत्सर्जन होता है। अब उच्चारण की बात करते हैं स्थान की, तो स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो स जब भी हम बोलेंगे तो ये हो जाता है तालु, ध्यान रखेंगे, तालु, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। स का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, स का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, ठीक, और ह का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। चलिए एक बार आप लोग भी उच्चारण कर कर देखिए, जरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा स बोलेंगे, आप देखिए स स स, इन तीनों को बोलते वक्त कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उच्चारण हो कैसे रहा है। नॉर्मली तो हम लोग स स स बोल देते हैं, लेकिन गलत है, ध्यान रखेंगे। जब भी आप सब, ठीक है, सरिता का सा की यदि हम बात करते हैं या शक्कर की सा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे शक्कर का सा है, ये जो है शक्कर का सा है। तो जब भी हम शक्कर का सा की बात करते हैं तो शक्कर का सा को उच्चारण करते वक्त हमारा जीभ जो है तालु को स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। वही हम बात करते हैं षटकोण का सा, तो यहाँ पे मूर्धा को स्पर्श करेगा, और सरिता का सा बात करते हैं तो यहाँ पे दंत, और ह की बात करते हैं तो यहाँ पे कंठ। तो जब भी हम श श स और ह की बात करें तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि जो हमारी बॉडी है अंदर फेफड़े से गर्म हवा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो व्यंजन कुल 33 है, तो कुल 33 व्यंजन को हमने पढ़ा तीन भाग में बांटकर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आगे हम और देखते हैं अघोष व्यंजन, समझेंगे अघोष व्यंजन क्या होता है। तो अघोष व्यंजन क्या होगा, तो अघोष व्यंजन यानी कि हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन की हम बात करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इन पांचों वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन को हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। जैसे क, च, ट, क, च, थ, छ, ट, थ, तो ध्यान रखेंगे प्रथम और द्वितीय स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय वर्ण को बोलते हैं अघोष व्यंजन। वही घोष व्यंजन की बात करें तो इसी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, आपको पहले ही बताया हूं कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ध्यान रखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये 5 वर्ग है, कुल 25 हम देखते हैं। तो अघोष व्यंजन क्या होगा, तो इन्हीं वर्गों के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को हम बोलेंगे, ठीक है, अघोष व्यंजन। और घोष व्यंजन मतलब इसी के
तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक, तृतीय, चतुर्थ और पंचम को हम बोलते हैं। देखिए मूर्धा कैसे है, मूर्धा तो आप बोलिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, बोलकर देखिए। जब आप इसका उच्चारण करेंगे ना तो आपका जीभ मुड़ा हुआ नजर आएगा, मुड़ा हुआ। बोलिए टा। यदि आप नहीं मोड़ पा रहे हैं तो देखिए क्या होता है, बचपन से आदत हो गया तो हम कैसे समझेंगे। तो कोशिश कीजिए, जब भी हम टा, ठा, ड, ढ, ड़ बोल कर देखिए, टा, ठा, ड, ढ, ड़। तो जब भी टा, ठा, ड, ढ, ड़ बोलते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमारा जीभ जो है थोड़ा मुड़ जाता है। समझ में आ रहा है, बोल कर देखिएगा। और जब हम तलवार का ता की बात करते हैं ना, तवर का, तो ता, था, द, ध, ना, तो ये दांत को स्पर्श करता है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। फिर से कोशिश करेंगे, सभी लोग बोलने का कोशिश करेंगे। क, ख, ग, घ, अंगा। तो देखिए कर्ण से आवाज आ रहा है, च, छ, ज, झ, या, तो तालु से आ रहा है। ठीक, फिर ट, ठ, ड, तो हमारा जीभ मुड़ जाता है। और वही तलवार की ता की बात करता हूं तो त, थ, द, ध, न, तो यहां पे हमारा जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है। फिर प, फ, ब, भ, म बोले तो हमारा ओठ को यानी कि ओष्ठ को स्पर्श करता है। ठीक ना, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। अब देखिए घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन क्या होगा, तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, घोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे और बढ़ते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, तो ध्यान रखेंगे, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन को बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक, प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन को बोलेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण क्या हो जाएगा, तो द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को हम बोलेंगे महाप्राण। तो ध्यान रखेंगे, ये बात हो रही है स्पर्श व्यंजन का। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन को हम बोलते हैं अल्प प्राण। और यही स्पर्श व्यंजन के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को हम बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तालु और मूर्धा में कंफ्यूज मत होइए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। तालु और मूर्धा में कुछ नहीं है, आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप तालु च, छ, ज, झ या बोलिए, च, छ, ज, झ या बोलेंगे तो आपका जीव ऑटोमेटिक दांत के जस्ट पीछे वाला, दांत के जस्ट पीछे वाला हिस्सा को स्पर्श करेगा। ठीक है, दांत के जस्ट पीछे वाला हिस्सा को क्या करता है, ये स्पर्श करता है। ठीक है, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला में हमने अभी तक पढ़ लिया है, देखेंगे स्वर को पढ़े हम लोग। स्वर कुल 11 प्रकार के मैंने आपको बताया, व्यंजन बताया 33 प्रकार, 33 व्यंजन होते हैं यहाँ पे। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो होता है, जो दो वर्णों से मिलकर बने, जैसे समझेंगे यहाँ पे छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है जो दो वर्णों से मिलकर बनता है। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर। तो छ जो है किससे किससे मिलकर बनेगा, तो ये जो है क और श, इन दोनों से मिलकर बनेगा। त्र की बात करूं मैं तो त और र से मिलकर बनेगा। ज्ञ की बात करूं तो मैं ज और न से मिलकर बनेगा। स्र की बात करूं तो स और र, तो इससे मिलकर बनेगा। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान का। ध्यान रखेंगे उच्चारण स्थान, अगर हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे क का उच्चारण स्थान है कंठ, श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, त का उच्चारण स्थान है दंत, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, ज का उच्चारण स्थान है तालु, न का उच्चारण स्थान भी हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे नासिक, ध्यान रखेंगे। ठीक, श का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, ठीक, और र का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। तो ये उच्चारण स्थान को ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। अब देखिए उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, तो उच्छिष्ट व्यंजन है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को क्या बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन बोलेंगे। और ये इसकी संख्या कुल 2 है,
कौन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ड, इसमें बिंदु लगेगा, ध्यान रखेंगे, और ढ। ये यहां पे क्या लग गया? बिंदु लग गया, तो इसको बोलेंगे द्विगुण व्यंजन। और अयोगवा, तो अयोगवा क्या होता है? तो अयोगवा मैं आपको बता देता हूं डिटेल्स में, अयोगवा के बारे से समझेंगे। देखिए अयोगवा, तो अयोगवा अंग और अह, तो अंग और अह को बोलते हैं अयोगवा। अब अयोगवा क्या होता है? जो बिना किसी वर्ण के साथ, जो बिना किसी वर्ण के साथ जुड़कर कार्य करे, उसे बोलेंगे अयोगवा। अयोग का मतलब ही होता है, देखिए अयोग का मतलब होता है बिना, और वह का मतलब होता है वहन। तो बिना किसी के साथ जुड़े वहन होगा। जैसे मैं बोलो, जैसे देखिए कवर, तो देखिए कवर है, अब ये जो अंक की बिंदु है ये कहीं पे जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा, अलग ही है, लेकिन साथ साथ कार्य कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल की बात कीजिए, तो यहां पे देखिए प्रातः, जब मैं प्रातः की बात करता हूं तो देखिए अभी बिना जुड़े ही कार्य कर रहा है, तो बिना जुड़े कार्य कर रहा है, तो इसे बोलेंगे अयोगवा। अब मैं यदि मैं बोलता हूं की, तो देखिए की जो है क और ई से मिलकर बना है, लेकिन ये जो ई है देखिए कैसे जुड़ा है। लेकिन जब मैं अंग और आह की बात करता हूं, यहाँ पे मैं क्या पाता हूं कि ये बिना जुड़े ही कार्य कर रहा है। क्या हो रहा है? ये बिना वहन किए ही कार्य कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के कुल 5 भाग थे, कुल 52 की संख्या है, इन सबको हमने पढ़ा, ध्यान रख लेंगे। एक बार और मैं स्लाइड को शुरू से चला दे रहा हूं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कहां पे मैंने क्या बोला, फिर क्लोज करते हैं क्लास को। फिर देखिए भाषा बोध में हम लोग पढ़े थे, तो भाषा बोध, भाषा क्या होता है? भाषा के संबंध में समान ज्ञान को हम लोग भाषा बोध बोलेंगे। इसमें वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि, ये सारा का सारा आ जाता है। उसके बाद देखिए हम क्या पढ़े, बस मैं आपको दिखा रहा हूं क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद हम भाषा की उत्पत्ति को पढ़े कि कैसे हिंदी भाषा आया। तो इसमें हम सबसे पहले देखें आर्य भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश और फिर हिंदी, ठीक। उसके बाद हम क्या देखे? वर्णमाला क्या होता है, इसको हम देखे थे। फिर हम क्या पढ़े कि वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द बोलेंगे, ठीक है। इसके कुल 5 भाग होते हैं, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अयोगवा। इसको आप ध्यान रखेंगे और उच्चारण स्थान को भी ध्यान रख लेंगे। उसके बाद स्वर क्या होता है? तो स्वर क्या होता है इसको मैंने आपको बताया, ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए मुख द्वार के खोलने के आधार पे विवृत, अर्धवृत, संवृत और अर्धसंवृत। फिर जीवा के प्रयोग के आधार पे है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। फिर उसके बाद हमने देखा व्यंजन क्या होता है। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद हमने क्या देखा? स्पर्श व्यंजन कुल 25 की संख्या होती है। फिर अघोष व्यंजन क्या होता है? घोष व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन के प्रथम और द्वितीय व्यंजन को अघोष कहेंगे। तो घोष क्या होगा? तृतीय, चतुर्थ और पंचम को घोष कहेंगे, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। अल्प प्राण क्या होता है? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को कहेंगे अल्प प्राण। महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। तो थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।